डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। अगर आप हमारे एसके नोबेल लव स्टोरी चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 37 क्रिटिकल कंडीशन गिल्ट। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। आदित्य बिस्तर से उतरकर अपनी पैंट पहनकर बालकनी में आकर सिगरेट के लंबे लंबे कश लेने लगा। उसने पहली बार किसी लड़की के साथ इस तरह से जबरदस्ती की थी। दिव्या को पहली लड़की थी जिसके साथ वह इंटीमेट हुआ था और जिसके साथ उसने जबरदस्ती की थी। उसने आसमान की तरफ देखकर खुद से कहा, मैं ऐसा तो नहीं था। मैं किसी लड़की के साथ सच में ये सब कर सकता हूँ? आदित्य खुद से सवाल कर रहा था। अगले ही पल उसके कानों में दिव्या की घटिया बातें सुनाई देने लगी, जिसे याद करके उसने चिल्लाते हुए कहा, वह लड़की वही डिस्टर्ब करती है। उसने मेरे परवरिश पर सवाल उठाया, जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं था। उसने खुद मुझे सिड्यूस किया था। वह खुद मेरे रूम में आई थी और सारे इल्जाम उसने मुझ पर लगा दिया, जबकि मैंने कुछ नहीं किया। मेरी कोई गलती भी नहीं है। आदित्य खुद को समझा रहा था। तभी उसे दरवाजे पर किसी के खटखटाना की आवाज सुनाई दी। पहले तो आदित्य कंफ्यूज हो गया, पर उसने तेज कदमों से आकर दरवाजा खोल दिया। दिव्या बेजान सी बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसके ऊपर एक ब्लैंकेट डाला हुआ था। आदित्य ने बस थोड़ा सा ही दरवाजा खोला था। उसने बाहर देखा तो बाहर कुछ पुलिस इंस्पेक्टर खड़े थे, जिन्हें देखकर आदित्य ने गुस्से से कहा, ये सब क्या है? तुम इस तरह से मेरे दरवाजे पर कैसे खटखटा सकते हो? अपने सामने आदित्य सिंघानिया को देखकर इंस्पेक्टर डर गए। उन्होंने डरते हुए कहा, सर, हम एक लड़की को ढूंढ रहे हैं। उसने मिस्टर आहूजा के छोटे बेटे सारांश आहूजा के सिर पर हिट किया है। इस वक्त उनकी कंडीशन काफी खराब है। क्या आपने उसे देखा है सर? इंस्पेक्टर ने काफी घबराते हुए अपनी बात कही। इंस्पेक्टर की बात सुनकर आदित्य ने ठंडी नजरों से उन्हें देखते हुए कहा, कौन सा रूम? इंस्पेक्टर ने कहा, आपके बगल वाला रूम सर। इंस्पेक्टर की बात सुनते ही आदित्य की आंखों के सामने दिव्या का रूम से बाहर भागना नजर आया, जिसे याद करके उसने खुद से कहा, क्या वो किसी से बचकर आई थी? ये सोचते हुए आदित्य की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। अगले ही पल उसने इंस्पेक्टर के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। आदित्य के इस तरह से दरवाजा बंद करने के बावजूद भी इंस्पेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह चुपचाप वहां से चले गए। उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह आदित्य सिंघानिया से पंगा ले सके। वही रूम के अंदर आने के बाद आदित्य ने अपने बाल खींचते हुए कहा, इसका मतलब वह अपनी मर्जी से किसी के साथ नहीं गई थी। उसके साथ किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और वह बचकर बाहर आ रही थी और मैंने उसके साथ जबरदस्ती। ये सब सोकर आदित्य की आंखें गिल्ट से बड़ी हो गई। वह दौड़ता हुआ बिस्तर के पास आया। उसने दिव्या की तरफ देखा, जो कि बेजान सी बिस्तर पर लेटी हुई थी। आदित्य ने झटके से ब्लैंकेट को दिव्या की बॉडी से अलग करके देखा, तो दिव्या की नाजुक सी बॉडी पर हजारों जख्म थे, जिन्हें देखकर आदित्य को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब कुछ उसने किया है। भले ही वह गुस्से में था, पर वह किसी छोटी सी लड़की के साथ इस तरह की हरकत कैसे कर सकता था? आदित्य ने दिव्या को बाजू से पकड़कर उठाते हुए कहा, उठो, क्या हुआ है तुम्हें? पर दिव्या ने रिस्पांस नहीं दिया। आदित्य को अब घबराहट हो रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसका ध्यान बेड पर लगे हुए ब्लड स्टेन पर गया, जिसे देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे एहसास हुआ कि वह इतना वाइल्ड था कि दिव्या को ब्लीडिंग हो गई। आदित्य ने झटके से दिव्या को अपनी गोद में उठाया और उसके मासूम से चेहरे को देखने लगा। आदित्य को अब कुछ भी करके दिव्या को पहले हॉस्पिटल लेकर जाना था। उसने साइड टेबल पर रखा हुआ अपना मोबाइल उठाया और अपने असिस्टेंट अमन को कॉल करके उसे कुछ समझाया। आदित्य ने अपने बड़े से जैकेट से नाजुक सी दिव्या को कवर कर दिया और उसे अपनी गोद में एक छोटे से बच्चे की तरह लेकर क्लब के पिछले रास्ते से बाहर आ गया। कुछ देर बाद आदित्य हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चक्कर लगा रहा था। इमरजेंसी वार्ड में इस वक्त डॉक्टर दिव्या का चेकअप कर रहे थे। आदित्य को एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट हो रही थी। उसने एक छोटी सी लड़की के साथ यह सब कुछ कर दिया, उसे यकीन नहीं हो रहा था। गिल्ट की वजह से उसकी आंखों में आंसू की बूंदें चमक रही थी। कुछ देर बाद वार्ड का दरवाजा खोलकर डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर काफी परेशानी नजर आ रही थी। डॉक्टर को देखते ही आदित्य दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास आया। उसने घबराते हुए कहा, डॉक्टर, पेशेंट कैसी है? वह ठीक तो है ना? क्या उसे होश आ गया? आदित्य लगातार डॉक्टर से सवाल कर रहा था। वही आदित्य का सवाल सुनकर डॉक्टर ने आदित्य की तरफ देखा। वह आदित्य सिंघानिया को पहचानती थी, इसलिए उन्होंने घबराकर आप पूरी हिम्मत बटोरकर आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, सर, फिलहाल तो उनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है। उनके साथ रेप हुआ है और उनकी उम्र भी काफी कम है। उनके प्राइवेट पार्ट में इंटरनल इंजरी हुई है और कुछ टांके भी लगे हैं। डॉक्टर की बात सुनकर आदित्य के कदम लड़खड़ाने लगे। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। आदित्य की हालत देखकर डॉक्टर को लग रहा था कि जरूर आदित्य का पेशेंट से कोई रिश्ता होगा, इसलिए पेशेंट के बारे में सुनकर वह इस तरह से बर्ताव कर रहा है। पर डॉक्टर नहीं जानती थी कि अंदर दिव्या की ऐसी हालत करने वाला कोई और नहीं बल्कि आदित्य खुद है। डॉक्टर ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप टेंशन मत लीजिए। फिलहाल तो हमने उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा है। 24 घंटे के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे।
और वैसे भी ऐसी घटनाओं का पेशेंट के फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा मेंटल हेल्थ पर असर होता है। पता नहीं होश में आने के बाद वह किस तरह से बर्ताव करेंगी। आप हिम्मत रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कहते हुए डॉक्टर वहां से चली गई। पर आदित्य घुटनों के बल फ्लो पर बैठ गया। उसके सारे बॉडीगार्ड जो कि वहीं पर मौजूद थे, आदित्य की ऐसी हालत देखकर हैरान और परेशान हो गए। उन्होंने आदित्य के पास आकर परेशानी भरी आवाज में कहा, सर क्या हुआ है? प्लीज सर उठिए। पर आदित्य किसी की भी बात नहीं सुन रहा था। उसके कानों में लगातार डॉक्टर की बात गूंज रही थी। आदित्य ने खुद से कहा, मैं इतना घटिया इंसान हूं, मैं कैसे ये सब कर सकता हूं? कहते हुए आदित्य ने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखे और फूट फूट कर रोने लगा। आदित्य को इस तरह से रोते हुए देखकर उसके सारे सबॉर्डिनेट्स हैरान थे। उन्होंने आज से पहले आदित्य को कभी इस कंडीशन में नहीं देखा था। आदित्य सिंघानिया कबीर राठौर का इकलौता दोस्त, जो कि उसी की तरह कोल्ड हार्टेड माना जाता था। हालांकि कबीर के मुकाबले आदित्य कम डरावना था, पर फिर भी उसकी इमेज भी लोगों की नज़रों में काफ़ी डरावनी थी। किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वह आदित्य को चुप रहने के लिए कह सके। काफ़ी देर तक आदित्य इस तरह से रोता रहा। अचानक से वह अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने अपने आंसू साफ करते हुए खुद से कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आदित्य खुद से बात कर ही रहा था, तभी उसका मोबाइल बजने लगा। मोबाइल की आवाज़ सुनकर आदित्य जैसे अपने सपने की दुनिया से बाहर आया। उसने अपने कैप्टे हाथों से अपने पेंट की पॉकेट से मोबाइल निकला, तो मोबाइल पर कबीर का नाम फ्लैश हो रहा था। कबीर का नाम देखकर आदित्य अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने कॉल उठाते ही रोते हुए कहा, कबीर। दूसरी तरफ आदित्य के रोने की आवाज़ सुनकर कबीर ने बेहद सख्त लहजे में कहा, व्हाट हैपन? क्यों चिल्ला रहे हो? कबीर की गुस्से भरी आवाज़ का आदित्य पर कोई असर नहीं हुआ। वह कॉल पर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसने रोते हुए कहा, आई नीड यू, प्लीज कबीर, आई नीड यू। कहते हुए आदित्य दोबारा घुटनों के बल बैठ गया। दूसरी तरफ से कबीर ने कॉल कट कर दिया। कुछ देर बाद कबीर आदित्य के सामने बैठा हुआ था और गुस्से से उसे देख रहा था। आदित्य अपना चेहरा नीचे झुककर किसी छोटे से बच्चे की तरह लग रहा था, जिसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। कबीर ने दांत पीसते हुए कहा, अगर रोना धोना हो गया हो तो बताओगे कि क्या किया है तुमने? कबीर की आवाज बेहद डरावनी थी। आदित्य ने अपना चेहरा ऊपर उठकर कबीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर गिल्ट नजर आ रहा था। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, मैंने अपने गुस्से के चक्कर में एक मासूम सी लड़की की लाइफ खराब कर दी। कबीर, मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत ज्यादा बुरा। मैं इतना घटिया कैसे हो सकता हूँ? मैं किसी लड़की की जिंदगी के साथ कैसे खेल सकता हूँ? मैं बहुत घटिया हूँ कबीर, बहुत घटिया। कहते हुए आदित्य की आंखों में दोबारा आंसू आ गए। आदित्य की बात का मतलब समझकर कबीर की आंखें ठंडी हो गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसे सीसीटीवी फुटेज से सब कुछ पहले ही पता चल चुका था। उसे ये भी पता चल चुका था कि जो लड़की आदित्य के साथ है, वह उसकी स्वीटहार्ट की बेस्ट फ्रेंड है। कबीर को शांत देखकर आदित्य ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें भी लगता है ना कि मैं बहुत घटिया इंसान हूँ? मुझे मर जाना चाहिए कबीर, मुझे मर जाना चाहिए। कहते हुए आदित्य अपने गाल पर थप्पड़ मारने लगा। उसकी यह हरकत देखकर कबीर ने गुस्से से उसे बाजू से हिलाते हुए कहा, पागलपन बंद करो। कबीर के इस तरह से हिलाने के बाद भी आदित्य उसकी बात सुनने का तैयार नहीं था। वह बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा था। आदित्य को इस तरह से बर्ताव करते हुए देखकर कबीर ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारते हुए कहा, जस्ट शट अप। कबीर का थप्पड़ इतना जोरदार था कि आदित्य को अपना पूरा कर घूमता हुआ महसूस हुआ। उसने कबीर की तरफ देखा, जो कि बहुत गुस्से से उसे देख रहा था। आदित्य अब चुपचाप बैठ गया। कबीर ने दांत पीसते हुए कहा, गलती की है तो एक्सेप्ट करो। उसकी लाइफ खराब की है तो उसे एक नई लाइफ दो। कहते हुए कबीर अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और तेज कदमों से बात से बाहर चला गया। कबीर की बात सुनकर आदित्य उसकी तरफ देखने लगा। उसने खुद से कहा, नई लाइफ दो। कहते हुए आदित्य कुछ सोचने लगा। अगले ही पल उसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, कबीर ठीक कह रहा है। मैंने उस छोटी सी बच्ची की जिंदगी बर्बाद की है, तो अब उसकी जिंदगी को मैं ही ठीक करूंगा। मैं उसे अपनाऊंगा। अब से वह सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। कहते हुए आदित्य खुद को संभाल कर खड़ा हो गया और दिव्या की बोर्ड के बाहर आ गया। दिव्या अभी भी अंदर बेजान सी पड़ी हुई थी। उसके मुंह पर ऑक्सीजन लगा हुआ था और आसपास कई सारी मशीनें थी। दिव्या को इस कंडीशन में देखकर आदित्य ने गहरी सांस लेकर अपने आंसू साफ करते हुए कहा, आई एम सॉरी जान, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ बस एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद तुम मुझे जो सजा दोगी मैं वह एक्सेप्ट कर लूंगा। जितना दर्द मैं तुम्हें दिया है उससे 1000 गुना ज्यादा खुशबस मैं तुम्हें दूंगा। बस एक बार ठीक हो जाओ। कहते हुए आदित्य उसी तरह से खड़ाए होकर दिव्या को देखता रहा। पूरा दिन कब बीत गया उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। आखिर में जब आदित्य अपनी जगह से नहीं जाता तो उसके सिर बॉडीगार्ड शेरा ने उसके पास आते हुए कहा, सर आप काफी देर से इसी तरह से खड़े हैं, आपने कुछ भी नहीं खाया, प्लीज लंच कर लीजिए। शेरा की बात सुनकर आदित्य ने उसकी तरफ देखकर बेहद नॉर्मल आवाज कहा, मुझे कुछ नहीं खाना। जब तक मेरी जान को होश नहीं आ जाता तब तक तो कुछ भी नहीं। आदित्य की बात सुनकर शेरा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। आदित्य का ध्यान रखने की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी, पर आदित्य कितना जिद्दी है ये भी वह अच्छे से जानता था। आखिर में वह भी चुपचाप जाकर अपनी जगह पर खड़ा हो गया।
कुछ देर बाद डॉक्टर अंदर दिव्या को चेक करने के लिए चले गए। आदित्य इस वक्त कुर्सी पर बैठा हुआ था और बैठे बैठे ही थकावट की वजह से उसकी आंख लग गई थी। उसकी आंखों के सामने फिर से दिव्या का मासूम सा चेहरा, उसका रोते हुए उसे छोड़ने के लिए भीख मांगना, सब कुछ घूम रहा था। सब कुछ याद करके आदित्य अचानक से घबराकर उठ गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसे इस तरह से घबराया हुआ देखकर बॉडीगार्ड्स को समझ नहीं आ रहा था कि वह आदित्य को कैसे हैंडल करें। तभी आदित्य को अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आदित्य घबराकर अपनी जगह उठकर खड़ा हो गया। उसने परेशानी भरी आवाज में कहा, जान। एपिसोड 38 पैनिक अटैक एक्सीडेंट। ही गाइज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की कहानी का एपिसोड। आदित्य को घबराहट हो रही थी। अंदर से उसे दिव्या के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। आदित्य को चिल्लाते हुए देखकर एक नर्स उसके पास आकर बोली, प्लीज सर, इस तरह से मत चिल्लाए, पेशेंट पर आपके चिल्लाने का असर होगा। नर्स की बात सुनकर आदित्य ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और अपने हाथों की मुट्ठी बांधकर वहां से दूसरी तरफ चला गया। कुछ देर बाद डॉक्टर दिव्या की वार्ड से बाहर आए। डॉक्टर को देखते ही आदित्य दौड़ता हुआ उनके पास आया और परेशानी भरी आवाज में कहा, मेरी जान कैसी है? वह ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? आदित्य की बातें सुनकर और उसके चेहरे पर घबराहट देखकर डॉक्टर ने उसे शांत करते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, फिलहाल तो वह ठीक है। उन्हें थोड़ा सा होश आया था और वह चिल्लाने लगी थी। बाकी उनकी कंडीशन के बारे में हम उनके पूरी तरह से होश में आने के बाद ही बता सकेंगे। जहां तक मुझे लगता है कि इस हादसे की वजह से उनके दिमाग पर काफी गहरा असर हुआ है, इसलिए उन्हें काफी प्यार से ट्रीट करने की जरूरत है। उन्हें काफी अच्छे से संभालना होगा। आप समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? कहते हुए डॉक्टर आदित्य की तरफ देखने लगे। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर हिला दिया। वह इस गिल्ट से मरा जा रहा था कि उसने एक मासूम सी लड़की के साथ यह सब कुछ कर दिया और आज उसी की वजह से उसकी ऐसी कंडीशन है। आदित्य ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर, क्या मैं अंदर जाकर उससे मिल सकता हूं? आदित्य का सवाल सुनकर डॉक्टर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, फिलहाल नहीं, फिलहाल वह अंडर ऑब्जर्वेशन है। जब हम उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे आप तब उनसे मिल सकते हैं। उनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दीजिए, इस वक्त उन्हें फैमिली के सपोर्ट की जरूरत है। कहते हुए डॉक्टर वहां से चले गए। डॉक्टर की बात सुनकर आदित्य ने गहरी सांस ली और अपना मोबाइल निकालकर अपने असिस्टेंट अखिल का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से जैसे ही अखिल ने कॉल उठाया, आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने तुम्हें जिस लड़की की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था उसके पेरेंट्स को कॉल करके सुधा हॉस्पिटल बुला लो। कहकर आदित्य ने कॉल कट कर दिया। उसने 2 दिन पहले ही दिव्या के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था। उसे नहीं पता था कि यह इन्फॉर्मेशन उसके इस तरह से काम आएगी। आदित्य वापस जाकर चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखें इस वक्त सनी लग रही थीं और वह एकटक दीवार को घूर रहा था। काफी देर बाद आदित्य के कानों में किसी की चीख सुनाई दी। आदित्य ने गहरी सांस ली और वह अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसे लगा कि जरूरी उसकी बहन होगी। तभी एक और बार उसके कानों में इसी तरह की चीख सुनाई दी। इस बार उसने साफ साफ ये चीख सुनी थी। ये दिव्या की चीख थी। आदित्य दौड़ता हुआ इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे के पास आया। उसने बिना एक पल का इंतजार किए दरवाजे को धक्का देकर खोला और अंदर दौड़ता हुआ आया। दिव्या बेड पर लेटी हुई थी और गहरी गहरी सांसें लेकर कुछ बोल रही थी। उसके हाथों पर ड्रिप लगी हुई थी और उसके इस तरह से हिलने की वजह से ड्रिप से खून निकल रहा था। आदित्य दौड़ता हुआ दिव्या के पास आया। उसने दिव्या को दोनों बाजू से पकड़कर कहा, जान, क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों कर रही हो? कहते हुए आदित्य उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। वहीं दिव्या नींद में ही गहरी गहरी सांस लेते हुए चिल्ला रही थी, प्लीज मुझसे दूर रहो, मुझे टच मत करो, प्लीज मुझसे दूर रहो। दिव्या की बातें सुनकर आदित्य की आंखों में फिर से आंसू आ गए। आज दिव्या की यह कंडीशन उसकी वजह से थी। आदित्य आगे कुछ सोच पाता इससे पहले ही डॉक्टर और नर्स दौड़ते हुए अंदर आए। उन्होंने दिव्या की तरफ देखकर एक इंजेक्शन उसकी बाजू में इंजेक्ट कर दिया। इसी के साथ दिव्या शांत हो गई। उसकी हालत देखकर आदित्य ने पैनिक करते हुए कहा, डॉक्टर, वह इस तरह से क्यों कर रही है? ऐसे क्या हुआ? आदित्य को पैनिक करते हुए देखकर डॉक्टर ने उसे शांत करते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, ये बेहोश हो गई है। ये नींद में पैनिक करने लगी थी और यह बिल्कुल भी सही बात नहीं थी। इसलिए हमें मजबूरन इन्हें ये इंजेक्शन देना पड़ा। आप जितनी जल्दी हो सके इनके परिवार को बुला लीजिए। अब वही इन्हें संभाल सकते हैं। इस तरह अगर यह पैनिक करती रहेंगी तो इनकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर आदित्य ने एक नज़र दिव्या की तरफ देखा और वार्ड से बाहर आ गया। वह अपना मोबाइल निकालकर अखिल का नंबर डायल कर ही रहा था कि तभी उसके मोबाइल पर अखिल का नंबर फ्लैश हुआ। आदित्य ने कॉल उठाते हुए कहा, बोलो। दूसरी तरफ से अखिल ने ऐसा कुछ कहा जिसे सुनते ही आदित्य की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अगले ही पल उसने चिल्लाते हुए कहा, बकवास मत करो, मैं अभी आ रहा हूं। कहते हुए आदित्य दौड़ता हुआ कॉरिडोर से लिफ्ट की तरफ भागने लगा। उसके बॉडीगार्ड्स भी उसके पीछे पीछे आ गए। कुछ देर बाद एक दूसरे अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर आदित्य खड़ा था और परेशानी से कॉरिडोर में चक्कर लगा रहा था। यह नहीं हो सकता, सब कुछ खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आदित्य ये बोल ही रहा था कि तभी इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा खोलकर डॉक्टर बाहर आए।
डॉक्टर को देखते ही आदित्य दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास आया। उसने परेशानी भरी आवाज में कहा, वह दोनों ठीक तो है ना? डॉक्टर, क्या उन्हें होश आया? आदित्य का सवाल सुनकर डॉक्टर ने अपने चेहरे से सर्जिकल मास्क हटाते हुए कहा, आपका पेशेंट के साथ क्या रिश्ता है? आदित्य इस वक्त इतनी खराब कंडीशन में आ चुका था कि डॉक्टर उसे पहचान ही नहीं पाए। वैसे भी मीडिया और न्यूज में आदित्य और कबीर की काफी कम तस्वीरें आई थीं। आदित्य ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं उनका बेटा हूं। आदित्य की बात सुनकर डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आई एम सॉरी। हम मिस्टर राजेश जोशी और मिसेज रेखा जोशी को नहीं बचा पाए। डॉक्टर की बात सुनते ही आदित्य के कदम डगमगाने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे सब कुछ बर्बाद हो चुका है। दिव्या के साथ यह इंसिडेंट और अब उसके पेरेंट्स की अचानक से डेथ। आदित्य की कंडीशन देखकर डॉक्टर को लग रहा था कि जरूर आदित्य के लिए उसके पेरेंट्स काफी इंपॉर्टेंट होंगे। उन्होंने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, कुछ देर बाद उनकी बॉडी को मोर्चरी रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। कहते हुए डॉक्टर वहां से चले गए। वहीं आदित्य कुर्सी पर अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने तो ये सोचा था कि दिव्या के पेरेंट्स से वह माफी मांगकर उन्हें सब कुछ बता देगा, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो चुका था। असल में बात यह थी कि जब अखिल ने दिव्या के पेरेंट्स को बताया था कि दिव्या हॉस्पिटल में है, वह दोनों स्कूटी पर हॉस्पिटल आने के लिए निकले थे और बीच में ही एक ट्रक ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी थी। मौके पर ही उनका काफी भयानक एक्सीडेंट हो गया था। हॉस्पिटल आते हुए उनकी हालत काफी सीरियस थी, जो कि अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ठीक नहीं हो पाई थी। कुछ देर बाद अखिल दिव्या के पेरेंट्स को लेकर सिंघानिया मैंशन चला गया, क्योंकि अब आदित्य ने डिसाइड कर लिया था कि वह दिव्या की सारी जिम्मेदारी खुद उठाएगा, यहां तक कि उसके पेरेंट्स का अंतिम संस्कार भी वही करेगा। आदित्य वापस अस्पताल में एडमिट हो गया। अब उसे दिव्या को संभालना था। आदित्य ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर, दिव्या को होश कब तक आएगा? आदित्य का सवाल सुनकर डॉक्टर ने नॉर्मल तरीके से कहा, मिस्टर सिंघानिया, उन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा, पर याद रखेगा कि आपको उनके सामने कोई ऐसी बात नहीं करनी है जो उनको तकलीफ दे। उन्हें खुश रखना है, वरना हो सकता है कि वह मेंटली अनस्टेबल हो जाएं। कहते हुए डॉक्टर वहां से चल गए। आदित्य को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे दिव्या से उसके पेरेंट्स के बारे में छुपा सकता था। आखिर उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया से जा चुके थे और उनका अंतिम संस्कार करना जरूरी था। आदित्य दिव्या को बिना बताए उसके पेरेंट्स का अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ये दिव्या का अधिकार था कि वह आखिरी बार अपने माता पिता को देख सके। आदित्य कांपते पैरों से वार्ड के अंदर आ गया, जहां पर दिव्या बेजान सी लेटी हुई थी। उसने दिव्या के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि मेरी एक गलती सब कुछ बर्बाद कर देगी। सॉरी, प्लीज उठ जाओ। आदित्य की आवाज में न जाने कैसा जादू था कि दिव्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसे सबसे पहले अस्पताल की सफेद सीलिंग नजर आई। उसने परेशानी भरी आवाज में कहा, मैं कहाँ हूँ? कहते हुए वह अपने सिर पर हाथ रखने की कोशिश करने लगी। हाथ में ड्रिप लगी होने की वजह से उसे अपने हाथ में तेज दर्द महसूस हुआ। आदित्य, जो कि अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखकर बैठा हुआ था, दिव्या की हल्की सी आवाज सुनते ही पलट कर दिव्या की तरफ देखा और अगले ही पल उसे गले लगाकर आंसू भरी आंखों से उसके माथे पर किस करते हुए कहा, तुम उठ गई। तुम जानती नहीं कि मैं कितना खुश हूँ। आदित्य की अचानक से किस करने की वजह से दिव्या की आंखों के सामने जो कुछ भी आदित्य ने उसके साथ किया था, सब कुछ घूमने लगा और वह पैनिक करने लगी। उसने कहा, दूर रहो, मुझसे दूर रहो, मुझे छूने की हिम्मत मत करना। दिव्या को इस तरह से खुद से घबराते हुए देखकर आदित्य को और भी ज्यादा गिल्ट हो रहा था, पर इस वक्त उसे खुद को संभालने की जरूरत थी। उसने दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, शांत हो जाओ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मुझे तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बतानी है। दिव्या, जो काफी ज्यादा घबराई हुई थी, अपने पेरेंट्स के बारे में सुनते ही शांत हो गई। उसने डरी हुई नजरों से आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, मेरे पेरेंट्स, वह कहाँ हैं? कहते हुए दिव्या और भी ज्यादा घबराने लगी। आदित्य ने दिव्या की तरफ देखकर दर्द भरी आवाज में कहा, उनका एक्सीडेंट हो गया है। आदित्य की बात सुनते ही दिव्या को ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया तबाह हो गई हो। उसकी पूरी दुनिया में उसके पेरेंट्स के अलावा कोई भी नहीं था। 18 साल पहले उसकी माँ और पापा ने घर से भागकर लव मैरिज की थी। उसी वक्त उन्हें परिवार वालों ने अपने परिवार से बेदखल कर दिया था। इसलिए दिव्या के पास ना ही उसके दादा दादी का प्यार था, ना ही नाना नानी का। जो कुछ भी थे, उसके पेरेंट्स ही थे उसके लिए। दिव्या किसी मूर्ति की तरह बेड पर बैठी हुई थी। आदित्य ने दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम उनके पास नहीं जाना चाहती? आदित्य का सवाल सुनकर दिव्या ने उसकी तरफ देखा। उसे आदित्य से डर तो लग रहा था, पर इस वक्त उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी उसके पेरेंट्स थे। उसने अपने आंसू संभाल कर रोते हुए कहा, प्लीज, मुझे उनके पास लेकर चलो, प्लीज। कहते हुए दिव्या ने अपने दोनों हाथ जोड़ने की कोशिश की, तो दोबारा आईवी ड्रिप लगी होने की वजह से उसे अपने हाथ में तेज दर्द महसूस हुआ। आदित्य ने घबराते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? उसने धीरे से दिव्या के हाथ से आईवी ड्रिप निकाली और उसके हाथों पर हल्के हल्के से फूंक मारने लगा। दिव्या किसी और की दुनिया में खोई हुई थी। आदित्य ने कुछ देर बाद दिव्या को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बाहर आने लगा। दिव्या ने कहा, छोड़ो मुझे, मैं चल सकती हूँ। दिव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसे आंख दिखाते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी चलने की कंडीशन है? ऐसे चुपचाप मेरी गोद में बैठी रहो, वरना मैं तुम्हें कहीं भी लेकर नहीं जाऊंगा।
ना ही तुम्हारे पेरेंट्स के पास, ना ही तुम्हें तुम्हारे घर जाने दूंगा। आदित्य की धमकी सुनकर दिव्या ने कुछ नहीं कहा और उसकी गोद में वैसे ही बैठी रही। आदित्य दिव्या को लेकर कुछ देर में अपने मेंशन के लिए निकल चुका था। उसने दिव्या को अभी भी अपनी गोद में छोटे से बच्चे की तरह संभाल कर रखा था। दिव्या को भी ऐसे वक्त किसी की इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी, इसलिए वह भी आदित्य के सीने से लगी हुई थी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, मम्मी पापा ठीक तो है ना? दिव्या का सवाल सुनकर आदित्य चुप हो गया। उसके पास इस सवाल का जवाब था ही नहीं तो वह क्या कहता। आदित्य को चुप देखकर दिव्या ने थोड़े गुस्से से कहा, मैंने कहा मेरे मम्मी पापा ठीक है ना? आदित्य ने दिव्या के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं तुम्हें उनके पास ही लेकर जा रहा हूँ। तुम खुद देख लेना, फिलहाल शांति से बैठी रहो। अभी अभी बेड से उठी हो, तुम्हारे लिए ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। एपिसोड 39 डिप्रेशन आदित्याज केयर। ही गाइज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। कुछ देर बाद आदित्य की गाड़ी सिंघानिया मैंशन के सामने आकर रुकी। दिव्या ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उसे दो बड़े बड़े फाउंटेन नजर आए। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली सिंपल सी लड़की थी। उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। आदित्य ने दिव्या के चेहरे की तरफ देखा, जो इस वक्त एक छोटी सी बच्ची की तरह लग रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो। कहते हुए आदित्य दिव्या को गोद में लेकर बाहर आ गया। आदित्य की गोद में किसी लड़की को देखकर मैंशन के सारे बॉडीगार्ड और सर्वेंट उसे हैरानी से देखने लगे। यह आदित्य का मैंशन था। आदित्य यहाँ पर अकेला रहता था। उसकी पूरी फैमिली बनारस में रहती थी। दिव्या को आदित्य की गोद में इस तरह से शर्म आ रही थी। उसने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज मुझे नीचे उतारो, मुझे अजीब लग रहा है। आदित्य ने घूर कर दिव्या की तरफ देखा तो दिव्या ने अपना मुंह बंद कर लिया। आदित्य उसे लेकर मैंशन के अंदर आ गया। अंदर आते ही दिव्या को फ्लोर पर दो सफेद चादरें नजर आईं, जिन्हें देखकर उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। आदित्य ने दिव्या को लाकर नीचे उतारा और दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, देखो तुम्हें खुद को संभालने की जरूरत है। आदित्य ने इतना कहा ही था कि दिव्या चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? कहते हुए वह जमीन पर रखी हुई दो बॉडीज की तरफ देखने लगी। भले ही उन्हें ढका गया था, पर वह ये समझ सकती थी कि यह किसी की लाशें हैं। दिव्या के दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। उसने लड़खड़ाते कदमों से चलने की कोशिश की, पर वह बीच में ही गिर गई। आदित्य ने जल्दी से उसके पास आकर चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो? मैंने कहा था ना तुम्हारी चलने की कंडीशन नहीं है, फिर भी तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? कहते हुए आदित्य ने जबरदस्ती दिव्या को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर उन दोनों डेड बॉडीज के पास आ गया। ये उसके पेरेंट्स की डेड बॉडीज थीं। आदित्य ने दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, मैं हूं तुम्हारे साथ। कहते हुए उसने रेखा जी और राजेश जी के चेहरे से चादर हटा दी। अपनी माँ और अपने पापा का चेहरा देखते ही दिव्या को ऐसा लगा जैसे मानो उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई हो। उसकी छोटी सी दुनिया में वह कितनी खुश थी। उसके पेरेंट्स उसकी हर एक विश पूरी करते थे। दिव्या पत्थर की मूर्ति की तरह अपनी जगह पर खड़ी थी, उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। आदित्य ने दिव्या की तरफ देखकर उसे कंधों से पकड़कर हिलाते हुए कहा, कुछ तो कहो। तुम्हारे पेरेंट्स जा चुके हैं, हमें उन्हें आखिरी विदाई देनी है। मैं तुम्हें उसी के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। आदित्य की बात सुनते ही दिव्या अचानक से जैसे सदमे से बाहर आई। उसने आदित्य को धक्का देते हुए कहा, बकवास बंद करो, इन्हें कुछ नहीं हुआ है। ये दोनों नाटक कर रहे हैं। ये मुझे परेशान कर रहे हैं। हमेशा मैं इन्हें परेशान करती हूँ ना, इसलिए आज ये दोनों मुझे परेशान करना चाहते हैं। है ना मम्मी, है ना पापा? कहते हुए दिव्या लड़खड़ाते कदमों से जाकर उन दोनों के बीच में बैठ गई। उसने अपनी माँ के चेहरे को अपने हाथ में भरकर उदासी भरी आवाज में कहा, पर माँ, आप इस तरह से मुझे परेशान नहीं कर सकती। आपको मेरी पिटाई करनी है तो पिटाई कर लो ना, पर प्लीज इस तरह से परेशान मत करो, उठ जाओ ना। कहते हुए दिव्या छोटे बच्चों की तरह उनके हाथ पर किस करने लगी। दिव्या की हालत देखकर आदित्य की आंखों में भी आंसू आ गए। दिव्या ने जब देखा कि उसकी मां रिस्पांस नहीं दे रही है, उसने अपने पापा की तरफ देखकर उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, पापा प्लीज उठ जाए ना। देखिए ना, मॉम मुझे परेशान कर रही हैं। मैंने कहा था ना आपकी बीवी हमेशा मुझे परेशान करती है, पर आप मेरी बात मानते नहीं थे। दिव्या को इस तरह से हरकत करते हुए देखकर आदित्य को टेंशन हो रही थी कि कहीं दिव्या सदमे में ना चली जाए। उसने दिव्या के पास आकर उसे कंधों से पकड़कर हिलाते हुए कहा, दिव्या होश में आओ, वह दोनों जा चुके हैं, अब वह हमारे पास कभी वापस नहीं आएंगे। आदित्य की बात सुनकर दिव्या ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर आंसू भरी आंखों से आदित्य की तरफ देखा और अगले ही पल उसे धक्का देते हुए कहा, बकवास बंद करो। मुझे पता है कि तुम ये जानबूझकर कर रहे हो। तुम मुझसे नफरत करते हो ना। पहले तुमने मेरे साथ वह सब कुछ किया और अब मेरे पेरेंट्स के साथ तुमने उनके साथ कुछ किया है ना। दिव्या की बात सुनकर आदित्य की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तुम्हारे पेरेंट्स को अस्पताल से यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये दोनों स्कूटी से तुम्हें देखने के लिए हॉस्पिटल आ रहे थे और किसी बड़े से ट्रक ने इनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी, पर फिर भी उन्हें वहां पर मौजूद लोगों ने अस्पताल भेज दिया था। आदित्य की बात सुनकर भी दिव्या पर कोई असर नहीं हुआ। वह चिल्लाते हुए एक ही बात कह रही थी, तुमने ही सब कुछ किया है।
तुम्हारी वजह से मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं क्या करूंगी? मेरे पास तो कोई भी नहीं है। सारांश ने मुझसे कहा कि उसे मुझसे कोई मतलब नहीं है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। कहते हुए दिव्या गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसकी बिगड़ती कंडीशन देखकर आदित्य ने उसे मजबूती से सीने से लगाते हुए कहा, डोंट पैनिक। मैं हूं तुम्हारे पास, मैं हूं तुम्हारे लिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आदित्य की बात सुनकर दिव्या ने कुछ नहीं कहा। यह महसूस करते हुए आदित्य ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो दिव्या उसकी बाहों में बेहोश हो चुकी थी। आदित्य की आंख से एक आंसू की बूंद उसकी गाल पर आ गई। उसने आज से पहले ऐसी सिचुएशन का कभी भी सामना नहीं किया था। उसने दिव्या को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर अपने रूम में आ गया। आदित्य ने दिव्या को बिस्तर पर लेटाया और अपने घर की फीमेल सर्वेंट सुनीता को दिव्या का ख्याल रखने के लिए कहकर वह खुद नीचे आ गया। आदित्य ने अपने कुछ सर्वेंट के साथ मिलकर रेखा जी और राजेश जी का अंतिम संस्कार कर दिया, क्योंकि दिव्या इस वक्त ऐसी कंडीशन में नहीं थी कि वह अपने पेरेंट्स का अंतिम संस्कार कर सके। आदित्य ने उनकी जलती हुई चिता की तरफ देखते हुए कहा, मैं प्रॉमिस करता हूं आज से आपकी बेटी मेरी है। मैं उसकी जिंदगी से सारी परेशानियों को दूर कर दूंगा, उसकी सारी तकलीफों को उससे दूर कर दूंगा। आदित्य सिंघानिया प्रॉमिस करता है कि आज से वह जिएगा तो सिर्फ अपनी जान, अपनी दिव्या के लिए। कहते हुए आदित्य ने अपने आंसू साफ किए। उसे वापस आते हुए दोपहर के 3 बज चुके थे। अभी तक दिव्या को होश नहीं आया था। उसने डॉक्टर से कॉल पर पहले ही पूछ लिया था कि उसे क्या करना है। डॉक्टर ने यही कहा था कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से और ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह से वह बेहोश हो गई है। आदित्य वापस अपने रूम में आया। उसने दिव्या की तरफ देखा और फिर सुनीता जी को वहां से जाने के लिए कहा। सुनीता जी वहां से चली गईं। आदित्य दिव्या के बगल में बैठ गया। उसने दिव्या के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, प्लीज तुम ठीक हो जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और तुम कभी आगे से यह मत कहना कि तुम्हारे पास कोई नहीं है। तुम्हारे पास मैं हूं, आदित्य सिंघानिया, जो अब सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। कहते हुए उसने दिव्या की हथेली पर अपने होंठ रख दिए और दिव्या के बगल में ही लेटकर उसके मासूम से चेहरे की तरफ देखने लगा। दिव्या के पास लेटे लेटे आदित्य की आंख कब लग गई, उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। तभी आदित्य के कानों में दिव्या के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, माँ, पापा। आदित्य घबराकर उठकर बैठ गया तो दिव्या बेड पर अपना चेहरा घुटनों के बीच छुपाकर जोर से रो रही थी। दिव्या को इस तरह से रोते हुए देखकर आदित्य ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें, क्यों रो रही हो? दिव्या ने रोते हुए आदित्य को खुद से दूर करते हुए कहा, दूर रहो मुझसे, तुम बहुत बुरे हो, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तुमने मेरी मम्मी को मार डाला, तुमने मेरे पापा को मार डाला। अगर तुम मुझसे नफरत करते थे तो मुझे मार डालते, उनके साथ ऐसा क्यों किया? दिव्या की बात सुनकर आदित्य को गुस्सा आ रहा था। जो गुनाह उसने किया ही नहीं था उसके लिए दिव्या उसे दोष दे रही थी। आदित्य ने गुस्से से दिव्या का चेहरा अपने हाथों में भरकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, देखो, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ कुछ नहीं किया है और मुझे उन्हें मारकर क्या मिल जाएगा? आदित्य की बात सुनकर दिव्या कुछ नहीं कह पाई, बस आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। आदित्य ने प्यार से दिव्या के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, भले ही मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया, पर कहीं न कहीं इसमें गलती मेरी ही है। अगर मैं तुम्हारे साथ यह सब कुछ नहीं करता तो ना तुम हॉस्पिटल में एडमिट होती और ना तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें देखने के लिए आते और ना उनका एक्सीडेंट होता और ना ही वह इस तरह से तुम्हें छोड़कर चले जाते। इसलिए इनडायरेक्टली यह सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं उन्हें तुम्हारी लाइफ में वापस तो नहीं ला सकता, पर मैं तुम्हारी लाइफ की सारी कमियों को पूरा करने की कोशिश करूंगा, तुम्हें खुशियां देने की पूरी कोशिश करूंगा। आदित्य की बातें दिव्या के कानों में तो जा रही थीं, पर जैसे उसे सुनाई ही नहीं दे रही थीं। वह चुपचाप अपनी जगह पर मूर्ति की तरह बैठी हुई थी। आदित्य ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, बस तुम नॉर्मल हो जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। दिव्या ने कुछ नहीं कहा। आदित्य दिव्या को अपनी बाहों में भरकर लेट गया। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। 1 हफ्ता हो चुका था, पर दिव्या ना कुछ बोलती थी ना कुछ करती थी। बस आदित्य जैसा करता था उसे करने देती थी। दिव्या अब इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि वह खुद से उठ भी नहीं पाती थी। अब आदित्य ही उसे नहलाता था और खिलाता था। आदित्य ने अपना ऑफिस जाना भी लगभग कम कर दिया था। कबीर भी उसे कुछ नहीं कहता था। इस वक्त आदित्य दिव्या को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट खिला रहा था। दिव्या भी चुपचाप उसके हाथों से ब्रेकफास्ट खा रही थी और एकटक उसे निहार रही थी। आदित्य ने दिव्या को ब्रेकफास्ट खिलाने के बाद उसका मुंह टिश्यू पेपर से साफ करते हुए कहा, तुम कब तक ऐसे रहने वाली हो? तुम्हारे इस तरह से रहने से तुम्हारे पेरेंट्स वापस नहीं आ जाएंगे। वह तुम्हें तकलीफ में देखकर खुद भी तकलीफ में होंगे। तुम्हें उनके लिए खुद को संभालना होगा। क्या तुम्हारी मम्मी और पापा चाहते थे कि तुम इस तरह से उदास रहो? आदित्य की बात पर दिव्या ने कुछ नहीं कहा। भले ही वह आदित्य से नफरत करती थी, पर पिछले 1 हफ्ते में जिस तरह से आदित्य उसकी केयर कर रहा था, जिस तरह से उसके गुस्सा करने के बाद भी उसके साथ प्यार से बर्ताव कर रहा था, धीरे धीरे दिव्या के दिल में आदित्य के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनने लगा था जिसे वह चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकती थी। आदित्य ने दिव्या को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बालकनी में आकर बैठ गया। इस वक्त सुबह की हल्की हल्की धूप बालकनी से उनके चेहरे पर आ रही थी। आदित्य ने दिव्या के बालों को कान के पीछे करके उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, क्या हाल बना लिया है तुमने अपना? क्या तुम्हें मेरी जरा सी भी परवाह नहीं है?
आदित्य का सवाल सुनकर दिव्या छोटे से बच्चे की तरह उसकी तरफ ऐसे देखने लगी जैसे उसे आदित्य के सवाल का मतलब ही समझ में ना आया हो। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इस तरह से देखकर मुझे कितनी तकलीफ होती है यह मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। बस इतना समझ लो कि अब मेरे लिए जो कुछ भी हो सिर्फ तुम ही हो। डॉक्टर ने आदित्य को बताया था कि दिव्या धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही है। आदित्य दिव्या को डिप्रेशन से निकालने की हर एक कोशिश कर रहा था, पर शायद दिव्या को अब किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं रह गया था। वह हर पल हर वक्त अपने पेरेंट्स की यादों में खोई रहती थी। आदित्य ने उसके पेरेंट्स के जाने के बाद उसे अपने घर नहीं जाने दिया था, बल्कि उसने दिव्या को अपने साथ अपने ही मेंशन में रख लिया था। दिव्या के पास भी कोई रीजन नहीं था कि वह उसे घर में वापस जा सके, इसलिए उसने आदित्य का विरोध नहीं किया। दिव्या भी आदित्य की गोद में बैठी हुई ही थी कि अचानक उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और अगले ही पल उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया। उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई, आह। आदित्य ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ? उसने इतना कहा ही था कि उसे कुछ महसूस हुआ। उसने अपना हाथ, जो कि दिव्या की कमर के नीचे था, उठाकर देखा तो उसके हाथ पर ब्लड लगा हुआ था। एपिसोड 40 मिसकैरेज हेट योर डेविल। ही गाइज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। आदित्य की आंखें इस वक्त हैरानी और घबराहट से बड़ी हो चुकी थीं। उसने दिव्या की तरफ देखा, जिसने अपने दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़ रखा था और उसके चेहरे पर बेइंतहा दर्द नजर आ रहा था। आदित्य जैसे अचानक होश में आया। उसने जल्दी से दिव्या को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ है? कहते हुए आदित्य दिव्या को लेकर बालकनी से रूम में आ गया। उसने दिव्या को बेड पर लिटा दिया। दिव्या दर्द से छटपटा रही थी। उसने जोर जोर से रोते हुए कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कहते हुए दिव्या अपने पीले पड़े चेहरे से आदित्य की तरफ देखने लगी। आदित्य ने घबराते हुए कहा, तुम्हें पीरियड्स आए हैं? आदित्य की बात सुनकर दिव्या कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। आदित्य चिल्लाने लगा, सुनीता आंटी, कविता आंटी। आदित्य के चिल्लाने की आवाज सुनकर दोनों फीमेल सर्वेंट दौड़ते हुए आदित्य के रूम में आ गईं। आदित्य ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, देखो ना इसे क्या हुआ है? इसकी बॉडी से ब्लड निकल रहा है। कहते हुए आदित्य ने दिव्या की लोअर बॉडी से निकल रहे ब्लड की तरफ इशारा किया। सुनीता जी और कविता जी दौड़ते हुए उसके पास आ गईं। सुनीता जी ने दिव्या के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, मैडम क्या आपकी पीरियड्स की डेट आई थी? दिव्या ने रोते हुए कहा, नहीं, 15 दिन पहले मुझे पीरियड्स आए थे। दिव्या की बात सुनकर सुनीता जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उन्होंने पलटकर कविता जी की तरफ देखा। वह भी काफी ज्यादा हैरान लग रही थीं। आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा, आंटी, क्या हुआ है? कुछ कीजिए, मेरी जान की हालत देखिए। आदित्य की घबराहट देखकर सुनीता जी ने कहा, सर, प्लीज किसी फीमेल डॉक्टर को बुलाए। सुनीता जी के चेहरे की घबराहट देखकर आदित्य ने अपना मोबाइल निकाला। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। वह ठीक से मोबाइल भी नहीं पकड़ पा रहा था। उसने जल्दी से अखिल का नंबर डायल करके कहा, अभी के अभी मुझे बेस्ट फीमेल डॉक्टर की टीम मेरी मेंशन पर चाहिए। इतना कहकर आदित्य ने कॉल कट कर दिया। करीब 15 मिनट के बाद 4-5 फीमेल डॉक्टर दिव्या के रूम में मौजूद थीं। आदित्य बाहर परेशानी से चक्कर लगा रहा था। पहले तो वह रूम से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था, पर सुनीता जी और कविता जी के समझाने के बाद आदित्य रूम से बाहर आ गया था। पर इस वक्त उसके चेहरे पर हद से ज्यादा परेशानी नजर आ रही थी। दिव्या की हालत देखकर उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। काफी देर बाद डॉक्टर बाहर आईं। उनके चेहरे पर परेशानी और उदासी नजर आ रही थी। आदित्य ने डॉक्टर के सामने आकर चिल्लाते हुए कहा, कैसी है मेरी जान? वह ठीक तो है ना? क्या हुआ था उसे और इतना ब्लड क्यों निकल रहा था? उसने तो कहा था कि उसकी पीरियड्स की डेट भी नहीं थी। आदित्य लगातार डॉक्टर से सवाल पूछ रहा था। इस वक्त उसके दिल और दिमाग में सिर्फ दिव्या को खोने का डर समाया हुआ था। वह दिव्या को खोना अब अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसके लिए दिव्या इस एक हफ्ते में क्या बन चुकी थी, ये खुद वह नहीं जानता था। बस वह इतना जानता था कि अब वह दिव्या के बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। आदित्य को इतना बेचैन देखकर एक डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, उनका मिसकैरेज हो चुका है। बेबी 2 हफ्ते का था। आदित्य ने जैसे ही डॉक्टर की बात सुनी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उसके कदम फिर से डगमगाने लगे। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मिसकैरेज, इसका मतलब बच्चा, इसका मतलब वो प्रेग्नेंट थी। आदित्य को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया घूम रही है। आदित्य की हालत देखकर सुनीता जी उसे संभालते हुए बोली, सर, शांत हो जाए, आप इस तरह से कमजोर नहीं पड़ सकते। आपको अभी दिव्या मैडम को भी संभालना है। उन्हें जब पता चलेगा कि उनके साथ क्या हुआ है, तो वह कैसे खुद को संभाल पाएंगी। पहले से ही पिछले 2 हफ्ते से वह खुद को संभालने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। सुनीता जी की बात सुनकर आदित्य ने अपनी आंखें मजबूती से बंद की। तभी डॉक्टर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, शायद उनकी उम्र बहुत कम है। ऊपर से जहां तक हमें अंदाजा हो रहा है, वह कुछ दिनों से डिप्रेस हैं और शायद इसी वजह से बच्चे पेट में ही मर गया। ऐसी हालत में मां का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर की बात सुनकर आदित्य ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, दिव्या तो ठीक है ना? क्या उसे पता है उसके मिसकैरेज के बारे में? आदित्य का सवाल सुनकर डॉक्टर ने धीरे से अपना सिर हिला दिया। वह लोग जब अंदर जाकर चेकअप कर रहे थे, दिव्या हल्की बेहोशी की हालत में थी, पर उसने उनकी बातें सुन ली थीं।
डॉक्टर की हाँ सुनकर आदित्य ने अपनी आंखों को मजबूती से बंद कर लिया। वह सोच रहा था कि वह दिव्या से यह बात छुपा लेगा, पर अब जब उसे यह बात पता चल चुकी थी, तो वह कैसे यह बात छुपा सकता था। आदित्य की हालत देखकर एक डॉक्टर, जो कि काफी उम्रदराज लग रही थी, उन्होंने आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, उनका ध्यान रखिए। जितना हो सके उनके साथ प्यार से बर्ताव कीजिए। एक और बात, इतनी कम उम्र में मिसकैरेज होने की वजह से फ्यूचर में उन्हें प्रेग्नेंट होने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद है कि आप उन्हें संभालेंगे। इस वक्त उन्हें किसी के इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। डॉक्टर की बात सुनकर आदित्य ने अपना सिर हिलाया और अपने आंसू साफ करके रूम के अंदर आ गया। जहां पर दिव्या बेहोश लेटी हुई थी, उसके हाथों में आईवी लगी हुई थी। अंदर जाकर आदित्य ने दिव्या की हथेली पर किस किया और उसके पेट की तरफ देखने लगा। उसने धीरे से दिव्या के पेट पर किस करते हुए कहा, आई एम सॉरी बेबी। डैडी आपको नहीं बचा पाए। डैडी बहुत बुरे हैं, आई एम सॉरी। कहते हुए आदित्य फूट फूट कर रोने लगा। इस वक्त वह क्या महसूस कर रहा था, ये खुद नहीं जानता था। पर यह सोचकर कि उसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही उसे दूर हो चुका है, उसके लिए काफी ज्यादा दर्दनाक था। आदित्य ने जैसे तैसे खुद को संभाल लिया और दिव्या के पास बैठा रहा। करीब 2 घंटे के बाद दिव्या ने अपनी आंखें खोलीं। इस वक्त वह काफी कमजोर हो चुकी थी। उसने उठकर बैठने की कोशिश की तो उसे अपने पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। आदित्य, जो कि अभी अभी बाथरूम गया था, दिव्या के चिल्लाने की आवाज सुनकर दौड़ता हुआ वापस आया। उसने दिव्या की तरफ देखकर घबराते हुए कहा, क्या हुआ है? दिव्या ने कहा, बहुत दर्द हो रहा है। कहते हुए वह अपने पेट की तरफ इशारा करने लगी। आदित्य ने जल्दी से दिव्या के पास आकर उसे ठीक से बैठा दिया और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। कहते हुए वह धीरे धीरे दिव्या की पीठ पर हाथ फेरने लगा। कुछ ही देर में दिव्या शांत हो गई। उसने धीरे से कहा, मेरा बच्चा। कहते हुए उसकी आवाज कांपने लगी। दिव्या के मुंह से बच्चे की बात सुनकर आदित्य की भी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दिव्या को गले से लगाते हुए कहा, डोंट क्राई, रोना मत, मैं हूं ना तुम्हारे पास। वैसे भी तुम बहुत छोटी हो, इस उम्र में बच्चा तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अच्छा ही हुआ भगवान जी उसे अपने साथ लेकर चले गए। आदित्य की बात सुनकर दिव्या की पकड़ आदित्य पर मजबूत हो गई। अब तक उसने खुद को संभाल रखा था, पर अब वह खुद को संभाल नहीं पाए और फूट फूट कर रोने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। आदित्य दिव्या को रोने दे रहा था, ताकि वह अपने दर्द को बाहर निकाल सके। काफी देर बाद भी जब उसने रोना बंद नहीं किया, तो आदित्य ने उसका चेहरा अपने हाथ में भरते हुए कहा, देखो, रोने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जो हमारे पास है ही नहीं, हम उसके लिए जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। और अभी तो तुम बहुत छोटी हो, फ्यूचर में हमारे पास हमारे बहुत सारे बच्चे होंगे। आदित्य की बात सुनकर दिव्या ने आंसुओं से भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। आदित्य ने दिव्या के नाक पर हल्के से किस करते हुए कहा, डोंट वरी, मैं एक पूरी क्रिकेट टीम बना दूंगा और मैं उसका कोच बनूंगा। कहकर आदित्य मुस्कुराने लगा। फ्लैशबैक एंड अतीत की बातें याद करके आदित्य और दिव्या की आंखों में आंसू आ गए थे। अगर उनका बच्चा उस वक्त उनसे दूर ना जाता तो शायद आज अथर्व जितना ही उनका एक बड़ा बच्चा होता। आदित्य ने दिव्या की आंखों में आए आंसू साफ करते हुए कहा, पुरानी बातें याद करके रोने से क्या होगा? हमारे पास जो है, हमें उसी के साथ खुश रहना सीखना चाहिए। भगवान ने भले ही हमसे हमारा पहला बच्चा छीन लिया, पर सालों बाद उन्होंने हमारी लाइफ में हमारी मन्नत को भी तो भेजा। क्या तुम हमारी मन्नत से प्यार नहीं करती? आदित्य की बात सुनकर दिव्या गुस्से से आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, बकवास बंद कीजिए। मन्नत मेरे लिए क्या है, यह आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। उसके लिए हजारों जगह पर माता टिकी हैं। मैं हजारों मन्नतें मांगी हैं, तब जाकर हमारी मन्नत हमारी जिंदगी में आई है। दिव्या की बात सुनकर आदित्य मुस्कुराने लगा। दिव्या ने अपने बगल में सो रही मन्नत की तरफ देखकर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, मेरे जीने की वजह है ये। अगर इसे कुछ हो गया ना, तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। दिव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, बकवास बंद करो। हमारी मन्नत को कभी कुछ नहीं होगा। वह मेरी स्ट्रॉन्ग दिव्या की स्ट्रॉन्ग बच्ची है। आदित्य की बात सुनकर दिव्या ने एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा। आदित्य ने दिव्या को मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया और उसे लेकर मन्नत के साथ ही बेड पर लेट गया। नेक्स्ट मॉर्निंग मन्नत उठ चुकी थी, पर सुबह से कुछ खामोश थी। दिव्या उसे स्कूल के लिए रेडी कर रही थी। उसने मन्नत के बाल बनाते हुए कहा, मन्नत, क्या हुआ बच्चा, आप इतनी ज्यादा उदास क्यों हो? क्या आप अपनी माँ को नहीं बताओगी? दिव्या की बात सुनकर मन्नत ने उसकी तरफ देखा। अगले ही पल मन्नत की आंखों से आंसू निकलने लगे। दिव्या ने जल्दी से उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, बच्चा, क्या हुआ? मन्नत ने सिसकते हुए कहा, मन्नत को डेविल की याद आ रही है। डेविल कहाँ चले गए? उन्होंने कहा था ना, वह मन्नत से दूर नहीं जाएंगे। मन्नत को बस डेविल चाहिए। मुझे डेविल को लाकर दो ना मॉम। कहते हुए मन्नत की पकड़ दिव्या की कमर पर मजबूत हो गई। मन्नत की बात सुनकर और उसकी आंखों में आंसू देखकर दिव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसी की वजह से तो अथर्व मन्नत से दूर गया था। वह कैसे अथर्व को यहाँ आने के लिए कह सकती थी? और अगर कह भी देती तो भी अथर्व वापस आने वाला नहीं था। उसने जो एक बार कह दिया, वह पत्थर की लकीर थी। ये भी दिव्या अच्छे से जानती थी। उसने प्यार से मन्नत के माथे पर किस करते हुए कहा, मन्नत बच्चा,
मैंने आपको समझाया था ना कि अथर्व अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के लिए लंदन गया है। क्या आप नहीं चाहती कि आपका डेविल दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट डेविल बने? दिव्या की बात सुनकर मन्नत ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो फिर मुझे भी डेविल के पास भेज दो। मुझे यहाँ पर अकेला नहीं रहना। मुझे सिर्फ अपने डेविल के साथ रहना है। मन्नत की बात सुनकर दिव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। तभी आदित्य ने दिव्या के पास आकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, ठीक है, हम आपको वहां पर भेज तो देंगे, पर फिर आपकी मॉम और आपके डैडी का क्या होगा? हमारे पास तो हमारी मन्नत एक ही है। अगर आप यहाँ से चली गई तो फिर हम किसके साथ रहेंगे? आपकी मॉम तो रोती रहेगी। क्या आप चाहती हो कि आपकी मॉम दिन भर रोती रहे और आपके डैडी उन्हें मनाते रहे? आदित्य की बात सुनकर मन्नत की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने उदासी भरी आवाज में कहा, डैडी, मन्नत को आप दोनों भी चाहिए और डेविल भी चाहिए। प्लीज डेविल को वापस बुला लो ना। मन्नत की बात सुनकर आदित्य ने कुछ नहीं कहा। उसे लेकर स्कूल के लिए निकल गया। गाड़ी में भी मन्नत एक ही बात रिपीट करती रही कि उसे उसके डेविल के पास जाना है। उसने आखिर में आदित्य को अथर्व को कॉल लगाने के लिए मना ही लिया। अथर्व ने 4-5 रंग के बाद कॉल उठाते हुए कहा, बोलिए। दूसरी तरफ से अथर्व की आवाज सुनते ही मन्नत ने रोते हुए कहा, डेविल। मन्नत की आवाज सुनते ही अथर्व ने अपने हाथ में पकड़े मोबाइल की तरफ देखा और गहरी सांस लेकर उसने कॉल कट कर दिया। कुछ कहने की कोशिश की पर उसे महसूस हुआ कि कॉल कट चुका है। उसने हैरानी से मोबाइल की तरफ देखा और फिर रोते हुए कहा, डेविल ने मन्नत का कॉल कट कर दिया। डेविल बहुत बुरे हैं। मन्नत डेविल से बात नहीं करेगी। आई हेट यू डेविल। कहते हुए मन्नत मोबाइल को सीने से लगाकर जोर से रोने लगी। एपिसोड 41 आफ्टर 6 ईयर्स। ही गाइज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी की शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। 6 साल बाद मनाली की पहाड़ियाँ। इस वक्त एक कॉलेज का ग्रुप ट्रैकिंग के लिए पहाड़ियों पर चल रहा था। उसमें करीब 50 स्टूडेंट नजर आ रहे थे। साथ 5-6 टीचर्स भी थे। तभी एक लड़के ने ऊपर चढ़ते हुए कहा, मुझे लगता है कि आज मेरी कमर टूट जाएगी। उस लड़के की बात सुनकर उसके बगल में खड़ी लड़की ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, अर्नव, नाटक बंद करो। पहले ही तुम कछुए की तरह चल रहे हो और तुम्हारी वजह से मुझे भी उसी तरह से चलना पड़ रहा है। चलो जल्दी। उस लड़की की बात सुनकर वह लड़का, जिसका नाम अर्नव था, उसने मुंह बनाते हुए कहा, बंदरिया, अपना मुंह बंद कर। और तुझे किसने कहा कि मैं कछुए की तरह चल रहा हूँ? ज्यादा तेजी से चलूंगा तो जल्दी थक जाऊंगा, इसलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। तेरे पास दिमाग नाम की चीज नहीं है। इसे स्ट्रैटेजी कहते हैं, स्ट्रैटेजी। देखना, जो हमसे ऊपर चले गए हैं वो जल्दी थक कर वहीं पर रुक जाएंगे और हम सबसे पहले ऊपर पहुंचेंगे। अर्नव की बात सुनकर वह लड़की उसे गुस्से से देखने लगी। तभी पीछे से उन्हें एक क्यूट सी आवाज सुनाई दी, हमें गोदी ले लो। इस आवाज को सुनकर दोनों ने पीछे पलट कर देखा तो पीछे एक 18 साल की बेहद खूबसूरत सी लड़की, जिसने ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहना हुआ था, वो किसी बूढ़ी अम्मा की तरह चलते हुए ऊपर आ रही थी। उसके चेहरे पर थकावट साफ साफ नजर आ रही थी। अर्नव और वह लड़की अपनी जगह पर ही रुक गए। उन्होंने एक साथ कहा, मन्नत की बच्ची। वह लड़की कोई और नहीं, मन्नत थी। और अर्नव के साथ खड़ी लड़की साक्षी थी, जो कि अब 18 साल की हो चुकी थी। उन दोनों की बात सुनकर मन्नत ने बच्चों की तरह अपने दोनों हाथ हवा में करते हुए कहा, हाँ मन्नत छोटी बेबी है, प्लीज मन्नत को गोदी ले लो, वरना मन्नत के क्यूट क्यूट पैर टूट जाएंगे। कहते हुए मन्नत वहीं पर बैठ गई। उसकी हरकत देखकर साक्षी ने इरिटेट होते हुए कहा, मन्नत, तेरी वजह से हम ऑलरेडी सबसे पीछे रह गए हैं, प्लीज उठ जा मेरी माँ। साक्षी की बात सुनकर मन्नत ने रोने जैसा चेहरा बनाते हुए कहा, नहीं मन्नत के पैर टूट जाएंगे, अब हमसे नहीं चला जाएगा। तुम्हें ऊपर जाना है तो जाओ, हम नहीं जाने वाले, मतलब नहीं जाने वाले। मन्नत की बात सुनकर अब साक्षी और अर्नव को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उन्हें पहाड़ के ऊपर की तरफ जाना था, ऐसे में मन्नत को गोद में उठाकर चलना तो इम्पॉसिबल था। और मन्नत थी कि उठने को तैयार ही नहीं थी। अर्नव ने साक्षी की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, अब क्या करें। साक्षी ने आंखों के इशारे से उसे शांत रहने के लिए कहा और अपना मोबाइल निकालकर उसमें कुछ करने लगी। कुछ ही देर में वहां पर कुछ बॉडीगार्ड्स आ गए। साक्षी ने उनमें से एक की तरफ देखते हुए कहा, मैडम को गोद में उठा लो। बॉडीगार्ड ने मन्नत की तरफ देखा। बॉडीगार्ड को देखते ही मन्नत की आंखें चमकने लगीं। उसने साक्षी की तरफ देखते हुए कहा, हमने तो इन सबको चकमा दे दिया था ना। कहते हुए मन्नत और तरीके से मुस्कुरा रही थी। उसकी बात सुनकर साक्षी ने उसके सिर पर मारते हुए कहा, बेवकूफ लड़की, क्या तुम्हें ये बॉडीगार्ड इतने स्टूपिड लगते हैं जो तुम इन्हें चकमा दे दोगी और ये पीछे छूट जाएंगे? ये हमारे पीछे ही थे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। अब नाटक बंद करो और आओ ऊपर। कहते हुए साक्षी जबरदस्ती अर्नव का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ऊपर जाने लगी। एक बॉडीगार्ड ने मन्नत के पास आकर रिस्पेक्ट के साथ कहा, मैडम। मन्नत ने जल्दी से अपने दोनों हाथ हवा में करते हुए कहा, अंकल जल्दी उठा लो। बॉडीगार्ड ने जल्दी से मन्नत को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर पहाड़ पर चढ़ने लगा। बाकी बॉडीगार्ड भी उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए चल रहे थे। वहीं अर्नव बार बार पलट कर सबकी तरफ देख रहा था। उसने साक्षी की तरफ देखते हुए कहा, साक्षी, मेरी प्यारी साक्षी, एक बॉडीगार्ड को बोलना कि वह मुझे भी गोद में उठा ले, मुझसे भी चला नहीं जा रहा है। अर्नव की बात सुनकर अब साक्षी को गुस्सा आ रहा था।
उसने गुस्से से अर्नव को धक्का देते हुए कहा, भाड़ में जा। तुम पागलों की पूरी टोली मेरे सामने ही क्यों आ जाती है? कहते हुए साक्षी तेजी से ऊपर चढ़ने लगी। अर्नव ने खुद से कहा, मैंने क्या गलत कहा? पैर दुख रहे हैं तो दुख ही रहे हैं। फिर एक बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए उसने अपनी बत्ती सी दिखाते हुए कहा, अंकल प्लीज इस मासूम बच्चे को भी गोद में उठा लो, बहुत पुण्य मिलेगा आपको, आपके 10 बच्चे होंगे, वह भी खूबसूरत खूबसूरत। अर्नव की बात सुनकर बॉडीगार्ड ने उसे घूरते हुए कहा, हम सिर्फ हमारे बॉस और लेडी बॉस का ऑर्डर मानते हैं, किसी और का नहीं। कहते हुए वह बॉडीगार्ड ऊपर चला गया। बॉडीगार्ड की बात सुनकर अर्नव का मुंह बन गया। उसने कहा, खडूस अड्डू कहीं के, चल बेटा अर्नव, भाग जा, वरना ये साक्षी पहले अकेली ऊपर चली जाएगी और तुझे पीछे छोड़ देगी। कहते हुए अर्नव जैसे तैसे दौड़ता हुआ साक्षी के पास आया। कुछ ही देर में वो लोग पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुके थे। सभी स्टूडेंट्स की हालत खराब हो चुकी थी क्योंकि यह ट्रैकिंग 8 किलोमीटर की थी और शहर के बच्चे तो इतना कभी भी नहीं चलते थे। साक्षी और अर्नव की भी हालत उन्हीं की तरह थी। वहीं बॉडीगार्ड ने अब मन्नत को नीचे उतार दिया था। वो उनसे कुछ दूरी पर जाकर खड़े हो गए थे। मन्नत ने सबके पास जाकर मुंह बनाते हुए कहा, कितने आलसी हो आप सब लोग, इतना कौन थकता है, सिर्फ 8 किलोमीटर तो चढ़े हैं। मन्नत की बात सुनकर साक्षी उसे अपनी छोटी आंखों से घूरने लगी। वहीं अर्नव ने साक्षी की तरफ देखते हुए कहा, उसे घूरने से कुछ नहीं होने वाला, वह सुधर जाए, ऐसा हो नहीं सकता। अर्नव की बात सुनकर साक्षी ने उसे घूरते हुए कहा, और तुम कौन से सुधरे हुए हो, तुम तो उससे भी ज्यादा बिगड़े हुए हो। वह लोग बात कर ही रहे थे कि तभी उनके सर, जो कि उन्हें गाइड कर रहे थे, उन्होंने सबकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बच्चों, भले ही आप सब लोग थक गए हैं, पर यह हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस तरह से कैंपिंग का, इसलिए अब आप सबको अपने अंदर एनर्जी लानी है। हमें आज यहीं पर टेंट लगाकर रात गुजारनी है। उन्होंने खूबसूरत वादियों की तरफ देखते हुए कहा, इस वक्त हम एक ऊंची सी पहाड़ी पर मौजूद हैं। आसपास खाली इलाका है, और अगर हम थोड़ा दूर चलें तो पहाड़ी की चोटी से हमें काफ़ी खूबसूरत नज़ारे नज़र आ सकता है। हमें कल सुबह का सनराइज और आज शाम का सनसेट देखना है। यहाँ से सनसेट और सनराइज दोनों ही बहुत खूबसूरत लगते हैं। इन सर का नाम प्रोफेसर जोशी था। ये सबके फेवरेट थे और उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। उनकी उम्र 25 या 26 साल के आसपास थी। प्रोफेसर जोशी की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स ने एक साथ चलते हुए कहा, जी सर। कुछ ही देर में सब लोग टेंट लगा रहे थे। वहीं अर्नव, साक्षी और मन्नत को एक टेंट लगाने के लिए कहा गया था। साक्षी का दिमाग खराब हो चुका था, क्योंकि मन्नत और अर्नव टेंट लगाने की जगह पर बार बार उसे खराब कर रहे थे। आखिर में साक्षी ने गुस्से से उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, दफा हो जाओ, मैं अकेली लगाऊंगी। साक्षी का गुस्सा देखकर मन्नत ने मासूम सा चेहरा बनाकर अर्नव की तरफ देखते हुए कहा, हमने क्या किया? मन्नत की तरह ही अर्नव ने भी मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, मैंने भी क्या किया? उन दोनों की बात सुनकर साक्षी ने गुस्से से कहा, तुम दोनों ने धरती पर जाकर सबसे गलत काम किया। अब कुछ और सुनना है, नहीं तो दफा हो जाओ यहाँ से। कहते हुए साक्षी अकेले टेंट लगाने लगी। साक्षी की बात सुनकर मन्नत ने मासूम सी शक्ल बनाकर अर्नव की तरफ देखा और कहा, चलो हम वहां से घूम कर आते हैं। अर्नव ने भी खुशी से कहा, चलो। कहते हुए वह मन्नत का हाथ पकड़कर पहाड़ की दूसरी तरफ आ गया। साक्षी ने गुस्से से उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, ये 2 नमूने मुझे ही मिलने थे। कहकर वह खुद टेंट लगाने लगी। उसे अकेले टेंट लगाते हुए देखकर प्रोफेसर जोशी ने उसके पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, साक्षी, व्हाट हैपन्ड? मन्नत और अर्नव कहाँ हैं? तुम अकेले टेंट क्यों लगा रही हो? प्रोफेसर जोशी की बात सुनकर साक्षी ने इरिटेट होते हुए कहा, सर, आप तो जानते हैं ना, उन दोनों को शैतानी करने और दूसरों का दिमाग खराब करने के अलावा कुछ भी नहीं आता। टेंट लगाना तो दूर की बात है, वह बार बार मेरा लगाया हुआ टेंट निकाल रहे थे, इसलिए मैंने उन दोनों को भगा दिया। साक्षी की बात सुनकर प्रोफेसर जोशी हंसने लगे। उन्होंने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। कहकर वह मुस्कुराते हुए साक्षी की हेल्प करने लगे। वहीं मन्नत और अर्नव पहाड़ की चोटी पर आकर खड़े हो गए थे। मन्नत ने अर्नव के हाथ को मजबूती से पकड़ रखा था। वह मुस्कुराते हुए एक तरफ उंगली से इशारा करते हुए कुछ कह रही थी, पर अर्नव का ध्यान तो सिर्फ मन्नत के खूबसूरत चेहरे पर था। उसने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, सच में बहुत खूबसूरत है। अर्नव की बात पर मन्नत ने एक पहाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, कितना खूबसूरत है। हमारा तो दिल कर रहा है कि हम हमेशा यहीं पर रह जाएं। पर अगर हम यहीं पर रहेंगे तो हमें टेस्टी फूड खाने को नहीं मिलेगा ना, और रोज हमें ऐसे ही पहाड़ी चढ़ना होगा, फिर तो हमारी कमर और पैर दोनों पक्का टूट जाएंगे। कहकर मन्नत हंसने लगी। मन्नत की बात सुनकर अर्नव ने कुछ नहीं कहा। वह बस मुस्कुराते हुए मन्नत को देखने लगा। काफी देर तक वह दोनों यहाँ से वहां चक्कर लगाते रहे। अर्नव ने मन्नत की तरफ देखा, जो कि इस वक्त काफी खुश लग रही थी। उसने मन्नत के गाल खींचते हुए कहा, तुम्हें पहाड़ियां बहुत पसंद हैं। मन्नत ने अर्नव की बात सुनकर चमकती आंखों से उसकी तरफ देखकर अपना सर हिला दिया। अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो तुम पहले कभी पहाड़ी पर आए हो? किसके साथ आए हो? अर्नव की बात सुनकर मन्नत के चेहरे पर उदासी नजर आने लगी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, किसी के साथ नहीं। अब चलो, जल्दी से, साक्षी अकेली परेशान हो रही होगी। कहते हुए मन्नत दौड़ते हुए टेंट के पास आ गई, जहां पर प्रोफेसर राघव जोशी साक्षी की हेल्प कर रहे थे।
इस वक्त वह काफी हैंडसम लग रहे थे। उनकी मस्कुलर बॉडी देखकर कोई भी लड़की उन पर फ्लैट होने से खुद को रोक नहीं सकती थी। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी बहुत हेल्प की, वरना आज सच में मेरे हाथ और पैर टूट जाते। साक्षी की बात सुनकर प्रोफेसर राघव ने उसके कंधे पर हाथ फेरते हुए कहा, इसमें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है साक्षी, तुम्हारी मदद करना मेरे लिए खुशी की बात है। इतना कहकर वह जाने ही वाले थे कि सामने से आ रही मन्नत से बहुत जोर से टकरा गए। मन्नत नीचे गिरती इससे पहले ही प्रोफेसर राघव ने उसे जल्दी से संभालते हुए कहा, मन्नत तुम ठीक से चला करो। प्रोफेसर राघव जोशी की आवाज सुनकर मन्नत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा। उनका चेहरा देखते ही मन्नत के गाल गुलाबी हो गए। उसने अपना चेहरा नीचे झुकते हुए कहा, सॉरी सर। मन्नत की प्यारी सी आवाज सुनकर प्रोफेसर राघव के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने मन्नत के बाल बिगाड़ते हुए कहा, तुम साक्षी की हेल्प करने की जगह कहाँ घूमने चली गई थी। प्रोफेसर राघव की बात सुनकर मन्नत ने अपनी एक आंख दबाकर उनकी तरफ देखते हुए शरारत से कहा, उसने ही हमें भगा दिया था। सर, सच्ची में? इस पर प्रोफेसर राघव ने हंसते हुए कहा, ओके ओके ठीक है, तुम जाओ मैं अभी आता हूँ। कहकर प्रोफेसर राघव वहां से चले गए। उन्हें जाते हुए देखकर मन्नत अपनी बड़ी बड़ी आंखों में ढेर सारी चमक लिए उन्हें देखने लगी। तभी पीछे से साक्षी ने उसे हाथ से खींचते हुए कहा, उन्हें घूरना बंद कर मन्नत। साक्षी की बात पर मन्नत ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, हैंडसम भी तो है ना, और हैंडसम लोगों को हमें घूरना चाहिए, वरना हैंडसम लोगों का अपमान हो जाता है। मन्नत की बात सुनकर साक्षी ने उसे घूरते हुए कहा, बकवास बंद करो मन्नत, और चलो मेरे साथ। कहते हुए साक्षी उसे खींचकर टेंट के पास ले आए और वहां पर कुछ लकड़ियां इकट्ठा करने लगी। मन्नत भी मुस्कुराते हुए कभी प्रोफेसर राघव को देखती तो कभी अपना काम करती। साक्षी ने खुद से कहा, मन्नत तू गलत रास्ते पर चल रही है, अगर उसे पता चल गया तो वह सब कुछ तबाह कर देगा, सब कुछ। साक्षी ये सब सोच ही रही थी कि तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, साक्षी। अचानक से किसी के हाथ रखने की वजह से साक्षी ने घबराकर पीछे पलट कर देखा तो पीछे एक हैंडसम सा लड़का उसे चमकती आंखों से देख रहा था। साक्षी ने गुस्से से उसकी कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, आयुष के बच्चे, मुझे डरा क्यों रहे हो। साक्षी की बात सुनकर उस लड़के ने, जिसका नाम आयुष था, अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, जिंदगी में डरना जरूरी है मेरी जान। आयुष की बात सुनकर साक्षी ने उसके मुंह पर एक मुक्का मारते हुए कहा, और तेरा मुंह तोड़ना भी जरूरी है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में आप जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।